मुझे ये समझाएं, हिंदू नेशनलिज्म कैसे बुरा है और इस्लामिक नेशनलिज्म कैसे अच्छा है? सर इस्लामिक देखें, आपको पहले समझना पड़ेगा। आप जब बात करते हैं इस्लामिक नेशनलिज्म को कंपेयर कर रहे होते हैं हिंदू नेशनलिज्म के साथ, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे जो नाम से ही पता चल जाता है कि मज़ाहिब मौजूद हैं, मज़ाहिब की आइडियोलॉजीज मौजूद हैं। अब जब आप रिलीजन को बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के नज़दीक और कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके नज़दीक वो एक कॉमन फ्रेज बोला जाता है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। फॉर मी ऑल रिलीजन्स आर नॉट इक्वल। फॉर मी इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन। इस्लाम इज द सुपीरियर रिलीजन। मैं रिलीजन की बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना भी चाहता हूं और अपने रिलीजन की सुप्रीमेसी का भी कायल हूं और अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट भी करता हूं। इस्लाम और बाकी मज़ाहिब बराबर नहीं है सर, किसी भी सूरत में। एक खुदा को पूजना और लाखों करोड़ों खुदाओं को पूजना ये बराबर नहीं है। ये मैं मजहब की डिबेट में नहीं जाना चाहता यहाँ पे, लेकिन ना ही मैं कोई मजहबी आलिम हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ एक, लेकिन मैं एक मोटी सी बात कर रहा हूँ। अब जब मैं इक्वल नहीं समझता तो फिर आप मेरी बात, आपकी बात का जवाब इसमें से निकल आएगा कि मैं इस्लामिक नेशनलिज्म को किस तरह से बेहतर समझता हूँ और हिंदू नेशनलिज्म को कैसे बेहतर नहीं समझता। अब सवाल बड़ा सीधा है। You are not an apologetic Muslim, but आई एम you नॉट। want but you want me to apologize for RSS and Hindu nationalism. Why? सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं आमिर शहजाद साहब। इनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन ये रहते इस्लामाबाद में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आमिर भाई से बात करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से, कुछ पाकिस्तान की भी बात करेंगे। एक हल्की फुल्की कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं ये हमारे मुआशरे को, और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके भी कुछ हम आपस में बात कर लेंगे। आमिर भाई, आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सर इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। सो नाइस ऑफ यू। आमिर भाई, हम फोन पर बात कर ही रहे थे, तो मैं समझता हूं कि वहीं से ही बात को शुरू कर लेते हैं। सर आपने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी से पहले का जो हिंदुस्तान था, कांग्रेस के ज़माने का हिंदुस्तान था, वो आप समझते हैं कि बीजेपी से थोड़ा बेहतर था। तो मैं जी चाहूँगा बिल्कुल। कि आप इसकी थोड़ी वज़ाहत करें, आखिर आप कहना क्या चाहते थे? सर इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जो हिंदुस्तान 1947 से लेके जब तक ये बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट आने तक, जो पिछले 10 साल में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा वो यानी कंटिन्यूसली सेकंड टाइम उनके इनके इलेक्शन हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। इसमें जो गवर्नमेंट्स पहले कांग्रेस की सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट्स आती रहीं, उसके अंदर एक सेक्युलरिज्म जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत हद तक 100% तो नहीं लेकिन बहुत हद तक वो फॉलो होता रहा और उसी को जो है वो लेके हुकूमतें चलती रहीं। और जो राइट्स हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के, मुख्तलिफ जो रिलीजियस वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनको दिए जाते रहे। कुछ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे कुछ गिले शिकवे यकीनन होंगे जिस तरह हिंदुस्तान के भाइयों को पाकिस्तान से होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं एक गैर जानिबदाराना नुक्ता नज़र पेश करने की कोशिश करूँ तो उसमें यह है कि वो एक बहरहाल यानी हम पाकिस्तानी होते हुए हिंदुस्तान की जमहूरियत की मिसाल दिया करते थे। हम हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की मिसाल दिया करते थे, वहाँ के सिस्टम्स को अपने से, वहाँ के अंदर आईटी रेवोल्यूशन, वहाँ का यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान की तरक्की, हम उसकी मिसाल दिया करते थे। आज भी बहरहाल देते हैं, लेकिन आज चूंकि हिंदुस्तान के अंदर वो जो आरएसएस और बीजेपी वाला एलिमेंट है उसने बहुत ज़्यादा एक पिक्चर को धुंधला दिया है हिंदुस्तान की तस्वीर को, उस वजह से वो चीज़ अब डिस्कशन और तरफ रहती है। तो वो बेहतर था कि वो उसकी बुनियादें सेकुलरिज्म के अंदर थी, जिसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ थी, जिसके अंदर जो मुख्तलिफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी जो यानी रिजर्वेशंस थी उनको एड्रेस किया जाता था, रिड्रेस किया जाता था और उनके हवाले से यानी उनको लेके हिंदुस्तान की हुकूमतें स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पे वो चला करती थी। लेकिन जब से ये बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत आई है तो उसके बाद से हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल
दीवार के साथ लगाने की कोशिश नहीं बल्कि लगा दिया गया है। जो भी खास तौर पे जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनको खास तौर पे, ठीक है। तो जी। ये बेसिकली इस हवाले से मैं कंपैरिजन मैंने किया था और मैंने इसी हवाले से जो पहले हुकूमत थी जो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है कांग्रेस की हुकूमत रही, सब्सिक्वेंट लोग बदलते रहे लेकिन कांग्रेस ही की एक तरह की हुकूमत रही। तो वो उसको मैंने जो है ना वो बेटर करार दिया था। जी, भारत के एक लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको आप किस तरह से देखते हैं? समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत हद तक, लेकिन वो मज़हब का मैंने जितना मैं समझता हूँ वो मज़हब का कार्ड भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जिससे यानी मुसलमानों को बाज़ औक़ात फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ है। तो उनके आप ये भाई जो कह हैं रहे अकबरुद्दीन हैं अवैसी और असदुद्दीन अवैसी दोनों की मैं तकारीर को भी सुनता रहा हूँ। दोनों ने मुसलमानों के जज़्बात और मुसलमानों के जो एहसासात हैं, उनको रिफ्लेक्ट भी किया है और चूँकि वो एमएलएज़ वग़ैरह भी होते हैं वहाँ पे और इलेक्ट भी होते हैं अपने इलाकों से। तो उस वजह से वहाँ पे उनकी एक वो यानी कि जो एक पावर पॉलिटिक्स है, उसमें उनका एक किरदार भी रहता है, ठीक है। लेकिन अब उस पावर पॉलिटिक्स में मुसलमान का हिस्सा रह ही नहीं गया, तो वो फिर जस्ट वो भी एक फाइटिंग उसमें है, लेकिन वो मज़हब के कार्ड को मुसलमानों के बिहाफ़ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुसलमानों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि मज़हब को सियासत में इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, मज़हब को सियासत में इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन अगर एक गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं। आप डिपेंड करता है ना आप किस तरीके से इस्तेमाल अब जिस तरह मैंने कहा कि मज़हब का इस्तेमाल मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कोई अपने दुनिया भर के अंदर ये चीज़ चलती है। एक इंसानियत का एक अम्ब्रेला होता है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन दुनिया भर के अंदर सर मज़हब की बुनियाद के ऊपर, ब्लॉक की ज्योग्राफ़िकल बुनियादों के ऊपर ये चीज़ें बनी हुई हैं। यूरोपियन यूनियन उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है, वो है यूरोप के मुल्कों के जो मफादात हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है, वो उनको दूसरों को नुकसान हो जाए भले, लेकिन उनके अपने मफादात जो हैं वो सर्व हों, दैट इज़ गुड इनफ फॉर देम। बिल्कुल इसी तरह यानी आप दुनिया के अंदर जो ब्लॉक बने हुए हैं ओआईसी है, हर एक का अपना-अपना वो एक वो है, एक फ़ोकस है, एक अपना-अपना परव्यू है जिसके अंदर वो रह के वो चलने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से अगर एक इन्हीं मज़हब को या अपनी किसी ज़ुबान को इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके उसकी रिप्रेज़ेंटेशन की जाए और उस कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की जाए तो ऑफ़ कोर्स नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है? लेकिन जिस अगर आप मज़हब को इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो फिर आप ये बताएँ, तो फिर अगर हम ये कैसे इंश्योर करें कि सियासत के अंदर मज़हब का जो इस्तेमाल है, वो अच्छे तरीके से हो? अगर उसकी इजाज़त दे देंगे, तो वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने कहा कि वो जी मज़हब का कार्ड यूज़ करते हैं, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई मशवरा देंगे, तो आप क्या उनसे तवक्कुआत रखेंगे? क्या क्या करें वो ऐसा? सर देखें जो मौजूदा वहाँ पे हुकूमत है फेडरल लेवल पे और फिर वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इंडिया में, वो तो असदुद्दीन अवैसी हो या कोई एक्स वाई ज़ी मुसलमान हो, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये तो एक बात है। तो आज की हुकूमत की तो मैं उससे कोई उम्मीद रखता नहीं हूँ कि वो वहाँ पे असदुद्दीन अवैसी क्या किरदार अदा कर सकता है, सिवाय रेज़िस्टेंस के। रेज़िस्टेंस मूवमेंट जिस तरह रेज़िस्टेंस मूवमेंट से मेरी मुराद कोई इंडिया के अंदर मज़ीद सेपरेटिज़्म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मेरा मुराद ये है कि रिप्रेज़ेंट जिस तरह से आपसे मेरी पहले बात हो रही थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुसलमान जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, इवन कायद-ए-आज़म पहले कांग्रेस के अंदर थे। आप बड़े अच्छे तरीके से हिस्ट्री को जानते हैं। यानी मुसलमान जो लीडर थे, उनका सबसे पहले पाकिस्तान का मुतालबा बहुत बाद में शायद आखिरी 10 सालों के अंदर कहीं सामने आया था, 47 से पहले अगर जाएँ तो। उससे पहले मुसलमान अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी, अपने राइट्स उसके लिए बात करते थे कि जी हमें जितना हमारी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनेट हमें
हिस्सा दिया जाए पॉलिटिक्स में, सीट्स में, जो जितने भी वहाँ पे वो जी, जी। असेंबलीज वगैरह के अंदर। हम पार्टीशन आज की जो हिंदुस्तान के सियासत अंदर है। इसी चीज़ की ज़रूरत है और इसी चीज़ के हवाले से रेजिस्टेंस मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी तो एक तरफ है, मुझे हिंदुस्तान के अंदर एक भी नज़र नहीं आता एमएलए मौजूदा हुकूमत के अंदर। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 2-3 बातें बताएँ, वो ऐसा क्या करें जिससे कि आप मुतमईन हो जाएँ? सर रेजिस्टेंस मूवमेंट की ज़रूरत है, यानी क्या करें रेजिस्टेंस मतलब मूवमेंट, वो क्या बिल्कुल किस चीज़ को साफ-साफ रेज़िस्ट रेजिस्टेंस करें? मूवमेंट। किस चीज़ को रेज़िस्ट करें? जो कैसे करें? जो मौजूदा वहाँ पे रजीम है, आरएसएस रजीम है, उसको खुल्लम-खुला रेज़िस्ट करें। मुसलमानों को इस बात के ऊपर इकट्ठा करें, मुसलमानों का जो वोट बैंक है, वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर डिवाइडेड है, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, मुख्तलिफ पार्टीज़ में। इवन कांग्रेस को सारा वोट बैंक अवेलेबल नहीं है, यानी किसी एक पार्टी को अगर अवेलेबल हो जाए मुसलमानों का 15, 16, 18% जितनी भी मुख्तलिफ वो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मुख्तलिफ जो प नंबर बताया जाता है, अगर वो किसी एक पार्टी को उसका 90% भी अवेलेबल हो जाए, तो देयर कैन बी अ चेंज इन द पावर पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। लेकिन हमें वो यानी उसके लिए ज़रूरी है कि एक पूरी कैंपेन चलाई जाए और एक पूरी रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुत्तहिदा हिंदुस्तान था 47 से पहले, उस वक़्त आप देखें नहीं, 47 के जो मैं इलेक्शंस थे, उन्होंने माफ़ करें। डिसाइसिव रोल प्ले किया था। जी, जी। माफ़ करें, मैं प्री पार्टीशन एरा पर अभी नहीं जाना चाहता। लेट्स फोकस टू दिस डे एंड एज, उसके बाद आगे चले बात सर करेंगे। मैं प्री पार्टीशन एरा को एग्जांपल के तौर पे ज़रूर पुट अप इसलिए करता हूँ, 46 के जो इलेक्शंस हुए, हम जानते हैं कि उसके अंदर मुसलमानों की सीटों के ऊपर 95% से ज़्यादा कामयाबी मिली थी। तो आप ये कह रहे ठीक हैं है? कि तो इस मुसलमानों चीज़ की की ज़रूरत सेपरेट। है। जी, जी। तो आप ये कह रहे हैं मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल दी जानी चाहिए मुसलमानों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, और उसके लिए जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, जहाँ डेफ़िनेटली एक डेमोग्राफी है हर एक स्टेट की, हर सिटी की हिंदुस्तान के अंदर। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ मुसलमान बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर हैं, यानी मोर देन 70% मुसलमान हैं, ऐसे टाउन्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक है? तो कहीं किसी तरीके से तो यानी वैसे एक सिंपल स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो अगर एक नेशन एक जो है उसके अंदर अगर एक माइनॉरिटी है 15%, वो 15% कहीं न कहीं तो 50% से ज़्यादा होगी इतने बड़े मुल्क के अंदर। तो उसके बावजूद भी मुसलमानों का असेंबलीज़ में ना आ पाना, ख़ास तौर पे जो यानी एक जो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन वाली पार्टीज़ हैं, उसकी तरफ से। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्टेट लेवल की असेंबली के अंदर अगर मौजूद रहते हैं, उससे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही। तो सवाल मुसलमानों की ही रिप्रेजेंटेशन का क्यों, इंडियन पंजाब के अंदर सिख जो हैं, वो भी अक्सरियत में हैं, वो भी हिंदुस्तान में 2% माइनॉरिटी हैं। कल को वो कहेंगे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दी जाएँ, कल को फिर कोई दूसरा खड़ा होके कहेगा जी मज़हब की बुनियाद पर हम मुसलमानों से जो हैं भी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, हमें दी जाएँ। आपको ये नहीं लगता कि ये जो सवाल है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, जनाब ये सवाल का जवाब तो आज से 75 साल पहले दे दिया गया है। जब आपको ये आपने 1908 के अंदर मुस्लिम लीग बनी 1905-6 के करीब और 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड हुई। उसके बाद आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड से होकर आप गुजरे सेपरेट मुल्क तक आ गए। आपको एक अलग मुल्क दे दिया गया। उसके बाद में आज आप ये कहेंगे कि जी हम तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे। हम तो मुस्लिम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स करेंगे और उनके हिसाब से ही हमें जो है हमारा पॉलिटिकल यहाँ पे कोई कैरेक्टर होना चाहिए। आज की दुनिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ये दौर है। वन मैन वन वोट की बात होती है। पाकिस्तान के मुसलमान भी दुनिया भर के मुल्कों में जाके, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज में जाके, यूरोपियन कंट्रीज में जाके रहते हैं, वहां तो वो ये मुतालबा नहीं करते। हिंदुस्तान में ही आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों चाहिए? सर, जो आपने वेस्ट की एग्ज़ाम्पल दी, वेस्ट के अंदर जिस तरह अभी आपने देखा कि एक मुस्लिम है, वो लंदन का मेयर है, एक हम्म। इंडियन है, इंडियन हिंदू है, वो यूके का प्राइम मिनिस्टर है। तो वहाँ पे एक भरम कायम है, बहुत हद तक, बहुत अच्छे बेहतर अंदाज में सिस्टम इस तरह का बने होते हैं, जिसके अंदर सबको
ऊपर आने के मौके मैसर होते हैं। किसी भी कौम को, किसी भी जो कम्युनिटी है उसको दीवार से नहीं लगाया जाता, उसके ऊपर कोई इस तरह से नहीं किया जाता कि उसके, जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ अभी रिसेंटली आपने देखा है कि मैं आपसे ये इलीगल सवाल करार पूछ देके लेता हूँ। मुसलमानों के आप घरों को जी, डिमोलिश जी, करना शुरू कर दिया गया। छोटे जी, जी, आमिर भाई छोटे-छोटे सवाल और छोटे-छोटे जवाब रखते हैं। आपने कहा उन मुल्कों में मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको बराबर के मौके जो हैं फराहम किए जाते हैं। क्या हिंदुस्तान के आईन में मुसलमानों के साथ में कोई ज्यादती की जाती है? हिंदुस्तान के आईन के अंदर तो मैंने, जिस तरह मैंने अपनी बात के स्टार्ट में सर कहा कि हिंदुस्तान के आईन तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो सेक्युलरिज्म की सारी चीजें मौजूद हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। लेकिन इस फिर वक्त आपको नहीं लगता हिंदुस्तान का आईन जो फिर है वो सुप्रीम नहीं है। इस वक्त हिंदुस्तान के आईन के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये अफसोस की बात। फिर सवाल ये उठता है कि अगर हिंदुस्तान के का आईन सबको बराबर का मौका देता है और अगर आप तवक्कुआत रखते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन कोई मुस्लिम करे, मैं आप ही से कह देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी पार्टी, उनकी पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया जी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो वो तो मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करते हैं। अगर वो कोई सेकुलरिज्म की हिमायत में खड़े होते, उनकी पार्टी का नाम कोई सेकुलर यानी कि उसमें किसी किसी मजहब का अंसर ना होता, तो फिर गैर मुस्लिम भी उसमें जाते। क्या AIMIM में गैर मुस्लिमों के आने की गुंजाइश है? सर, देखिए, मैं आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ असदुद्दीन ओवैसी और पर मैं हिज आपसे ये पार्टी। पूछ मैं रहा हूं उनके कि ना जब ही जब उनके पार्टी सर के मंशूर के ऊपर मैं आमिर भाई, कमेंट जब कर सकता जब हूँ। सियासत में सर, मैं आपके सवाल का जवाब देने जी, लगा हूँ। प्लीज गिव मी टाइम, मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ। एक तो उनके मंशूर के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर आपको कह सकता हूँ, जो आपने ये लेकिन कहा कि आरएसएस उनका के जो मंशूर पे पार्टी आप का कर सकते नाम हैं, तो है उन पे क्यों नहीं या कर जो सकते? उनका मोटो है वो मुसलमानों का इत्तेहाद और मुसलमान, जिस तरह मैंने पहले कहा सर कि जहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया, जिस तरह की हमारी पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है हमारे मुल्कों की, इसके अंदर अगर एक पॉलिटिकल लीडर है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, वो अपनी माइनॉरिटी के हकूक की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं बात करेगा, नहीं उठेगा, और इवन अपनी पार्टी का नाम अगर वो उसी तरह से उसी चीज़ को, अपने मोटो को, अपने स्पिरिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी पार्टी का नाम भी उसी तरह का चूज़ करता है, रखता है, तो इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यही कहता है कि मुसलमानों को बराबर के मौके दिए जाएँ। मुसलमानों को बराबर के मौके दिए जाएँ, इक्वल सिटीज़न ट्रीट किया जाए मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर। इसके अलावा अगर असदुद्दीन अवैसी साहब कोई बात करते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर बात कीजिए। तो आप ये बताइए सर कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका तो नाम में भारतीय मीन्स इंडियन, जनता का मीन्स अवाम पार्टी, वो है, तो जिस जिस तरह से आपके यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हूबहू वही नाम है इनका भी। तो फिर इनसे, इनकी जो सियासत है, उससे आपको किस तरह की क्या तकलीफ है? कम सर, से कम मुझे ये आपने मुझे इनके नाम के बड़े वो बहुत तफसील से माना बताया। वो इनके मुझे नाम से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मैं जानता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इवन पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग है, जो कि मुस्लिम लीग एक नाम है पार्टियों का है। नाम से कोई मसला नहीं है सर। मसला है मंशूर के साथ, मसला है उनकी पॉलिटिक्स के एजेंडे के साथ। उनका लेकिन जो एजेंडा बीजेपी के है, अंदर भी बहुत सारे उनका जो मुसलमान एजेंडा हैं। है सर, वो आप सब जानते हैं। उनके एजेंडे के अंदर जो एक, यानी अल्टीमेट पॉइंट, इवन आप भी जानते हैं, वो अल्टीमेट पॉइंट क्या कहते हैं? वो खुद बोलते हैं, घर वापसी मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, सॉरी, दूसरे कम्युनिटीज की घर वापसी का मतलब वापस कन्वर्जन हिंदुइज्म के अंदर। क्यों? 700 सर साल पहले, आपको 1000 साल पहले, 800 साल आमिर पहले जो भाई आमिर मुसलमान, भाई मुसलमानों के मैं इस एंसेस्टर्स वक्त मुसलमान हो गए थे हिंदुइज्म से। आमिर भाई देखें, लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिकल रेटरिक। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मंशूर के अंदर घर वापसी है। आर यू श्योर अबाउट इट? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल आप बिल्कुल है। आप मतलब आप बीजेपी का ऐसा है जी, मंशूर क्या ऐसा आरएसएस का है। मंशूर नहीं है? आप आप बीजेपी का मंशूर पढ़ के देखें जनाब, उसके अंदर आपको कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं मिलेगी। नहीं सर, मैं आई देखें, एम क्या नॉट हियर टू बीजेपी का डिफेंड मंशूर? बीजेपी। मैं बीजेपी को डिफेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे सर, मैं इश्यूज हैं। इन रिटन तो ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती ना। ऐसी ऐसी चीजें इन अच्छा, तो राइटिंग नहीं आप हो आपको सकती। वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये रिटन नहीं है, ये
कोई एक तरह की अनरिटन किस्म की उनकी ये थिंकिंग है। फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है सर, जिसके इवेंट्स इंडिया में होते रहते हैं। सर इसके आए सर दिन सर इवेंट्स हम सर एक सुनते हैं, सेकंड। देखते हैं, यूट्यूब पे आते रहते हैं इवेंट्स इस चीज़ के। सर ऐसा है कि आप ये अगर फैक्चुअल तो चीज रिटन होती है, फैक्ट्स आर रिटन नहीं सर, समवेयर। नहीं सर, देखें फिर देखें, ये तो आप इंडिविजुअल्स में भी देखें तो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो हम एक कॉमन एक वो बोला जाने वाली बात है ना कि भई हम लोगों को कहते हैं कि भई तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। तो ये पार्टियाँ भी इस तरह करती हैं, मुल्क भी इस तरह करते हैं और ये अच्छा, तो बिल्कुल है, तो ऐसे ही है सर। ठीक ऐसे है, नहीं होता कि आरएसएस फैक्ट्स से हमेशा रिटर्न होते हैं। ठीक है, आरएसएस, बीजेपी से आपको इस बात की तकलीफ है कि वो हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिंदू नेशनलिज़्म की बात करते हैं, वो यानी कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर अल्टीमेट उनका ये है कि ये सिर्फ़ हिंदुओं का मुल्क हो। लेकिन बाकी जो हैं वो सब्जेक्ट्स हों जो उनके नॉन मुस्लिम सॉरी नॉन हिंदूज़, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, जैन हैं, वो कोई किसी भी और मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं, वो इस हिंदू राष्ट्र के जो भी यानी असूल हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। तो ये जो है, ये मुझे इससे दिक्कत है। मैं यहाँ खड़ा होकर गवाही देता हूँ कि ना ही तो बीजेपी इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ना ही उनके मंशूर में है, लेकिन आपने कहा कि उनकी थिंकिंग यही है, वो इसी तरफ जाना चाहते हैं। आई टेक योर पॉइंट। मैं फैक्ट्स आपका यही हैं, पॉइंट वो करते यही हैं और वो ठीक कर है, रहे हैं। मैं आपके पॉइंट को तस्लीम कर लेता हूँ। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं आमिर भाई। तो अगर आई कंडेम हिंदू नेशनलिज्म, क्या आप इस्लामिक नेशनलिज्म को कंडेम करेंगे, जिसकी शक्ल में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी इस्लामिक नेशनलिज़्म को कंडेम नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं कंडेम नहीं करूँगा क्योंकि फर्स्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हिंदू नेशनलिज़्म क्या है। जिस तरह पहले हमने बात की थी कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी हिंदूज़ को रिप्रेज़ेंट करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी। लेकिन वो एक यानी एक सेक्युलर पार्टी थी जो कि ऑफ कोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदूज़ ही की रिप्रेज़ेंटेशन हुआ करती थी। कांग्रेस के दौर में जो आबादी के लिहाज मुसलमानों से की हिंदू ज़्यादा रिप्रेज़ेंटेशन हैं, तो ज़्यादा हिंदू होंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से लोग आते हैं ना? नेचुरली, हाँ, नेचुरली, नेचुरली ऐसा ही होगा। लेकिन हुँ। प्रोपोर्शनेट भी कभी भी नहीं रहा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की रिप्रेज़ेंटेशन कांग्रेस के ज़माने में भी कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं रही। चाहे आप वो इस बात की वज़ाहत पॉलिटिक्स में करें हो, पहले तो चाहे वो कि मुलाज़मतों में हो, जी, चाहे वो आप इस बात की सुपीरियर वज़ाहत करें सर्विसेज़ में पहले। हो, ब्यूरोक्रेसी में हो। सर, जब मैं आपसे सवाल पूछूँ तो प्लीज़ थोड़ा-सा रुकिएगा ताकि वो ऑडियंस के लिए आसानी हो जाए। मुझे ये समझाएँ, हिंदू नेशनलिज़्म कैसे बुरा है और इस्लामिक नेशनलिज़्म कैसे अच्छा है? सर इस्लामिक देखें आपको पहले समझना पड़ेगा। आप जब बात करते हैं अ, इस्लामिक नेशनलिज़्म को कंपेयर कर रहे होते हैं हिंदू नेशनलिज़्म के साथ, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके पीछे जो नाम से ही पता चल जाता है कि मज़ाहिब मौजूद हैं। मज़ाहिब की आइडियोलॉजीज़ मौजूद हैं। अब जब आप रिलिजन को बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों के नज़दीक और कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके नज़दीक वो एक कॉमन फ्रेज़ बोला जाता है, ऑल रिलिजन्स आर इक्वल। फॉर मी ऑल रिलिजन्स आर नॉट इक्वल। फॉर मी Islam is the only true religion. Islam is the superior religion. मैं रिलीजन की बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना भी चाहता हूँ और अपने रिलीजन की सुप्रीमेसी का भी कायल हूँ और अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट भी करता हूँ। इस्लाम और बाकी मज़ाहिब बराबर नहीं है सर, किसी भी सूरत में। एक खुदा को पूजना और लाखों करोड़ों खुदाओं को पूजना, ये बराबर नहीं है। ये मैं मज़हब की डिबेट में नहीं जाना चाहता यहाँ पे, लेकिन ना ही मैं कोई मज़हबी आलिम हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ एक। लेकिन मैं एक मोटी-सी बात कर रहा हूँ। अब जब मैं इक्वल नहीं समझता, तो फिर आप मेरी बात आपकी बात का जवाब इसमें से निकल आएगा कि मैं इस्लामिक नेशनलिज़्म को किस तरह से बेहतर समझता हूँ और हिंदू नेशनलिज़्म को कैसे बेहतर नहीं समझता। तो आप ये कह रहे हैं कि एक इस्लामिक मुल्क में क्योंकि आप ये समझते हैं कि इस्लाम ही एक सच्चा मज़हब है, बाकी मज़हब सारे झूठे हैं, इसलिए इस्लामिक नेशनलिज़्म अच्छा है, हिंदू जी, बिल्कुल। नेशनलिज़्म इसलिए बुरा है क्योंकि उनका मज़हब ही झूठा है। बिल्कुल, नहीं यानी कि जिस तरह मैंने अभी अब आपको कहा ना, आप थोड़ा-सा इसके अंदर यानी शायद अपने अल्फ़ाज़ मेरे मुँह में डालने की कोशिश मैं नहीं कर कर रहे रहा, मैं हैं। समझना चाहता हूँ, प्लीज़ समझाएँ मुझे। जी, जी। मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि कांग्रेस भी हिंदुओं की ही जमात रही है हमेशा। कांग्रेस को मुत्तहिदा साइड में हिंदुस्तान करें, के भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लामिक नेशनलिज़्म
और हिंदू नेशनलिज्म पर फोकस करें। आप ये कह रहे हैं इस्लामिक नेशनलिज्म में आपको कोई बुराई नजर नहीं आती, हिंदू सर, नेशनलिज्म इस्लामिक में बुराई नजर नेशनलिज्म आती की है। बेस क्या है? इस्लामिक नेशनलिज्म की बुनियाद क्या है? हम्म। इस्लामिक नेशनलिज्म की बुनियाद है इस्लाम रिलीजन, हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद है हिंदू रिलीजन। इस्लामिक नेशनलिज्म के अंदर, जिस तरह मेरा लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी तो बहुत कम वक्त मिला हमें डिस्कस करने के लिए जी। इस बात के ऊपर, लेकिन मैंने आपसे ये बात कही कि गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए बहुत सख्त अहकामात हैं हमारे मजहब के अंदर उनके हकूक के हवाले से। उनको जिम्मी कहा जाता है। जिम्मी मीन जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके प्रोटेक्शन की, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है। और अगर उनकी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई आंच आती है तो वो मुसलमान हुक्मरान, स्टेट ऑफिशियल्स, जुडिशरी, स्टेट के इदारे जिनकी वजह से वो आंच आई है या उसका आंच आ जाना, चलें कोई, ये तो दुनिया में इवल तो कहीं भी हो सकता है, चोरी डकैती इस तरह के, मतलब कहीं चीजों की मतलब जुल्म, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्स स्टेट का इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि उसके बाद स्टेट रिस्पॉन्ड कैसे करती है उस जुल्म को जो कि किया गया है। ये जो चीजें हैं ये मुसलमान मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के लिए बहुत क्लियरली इस्लाम के लिए डिफाइंड है। हमारे यहाँ जो मसला है वो ये है कि तालिबान स्टाइल जो एक रजीम है उसको इस्लामिक सिस्टम समझ मैं लिया जाता है। आप लेट्स लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वन बिट। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामिक नेशनलिज्म इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके अंदर माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन आप क्या मुझे ये बताएं, आपको ऐसा लगता है कि हिंदू नेशनलिज्म के अंडर नहीं दी जा सकती? इज दैट व्हाट यू सेइंग? बिल्कुल नहीं दी जा सकती और नहीं दी जा रही, दी जा भी नहीं सकती और दी भी नहीं जा रही। अक्सर लोग हजरत उमर के दौर की मिसाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी उनका दौर जो है, अगर आपने माइनॉरिटीज के हुकूक को देखना हो तो उनका दौर सबसे सुनहरा दौर था, क्योंकि उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया कि किस तरह से माइनॉरिटीज के हुकूक को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आप अगर इसकी थोड़ी वजाहत कर सकें, हमारे लोगों को बता सकें, अगर मैं बतौर हिंदू आपके इस सिस्टम के अंदर आके रहना चाहूं तो मुझे जरा इसके फायदे गिनवाइए। सर, एक इस्लामिक स्टेट के अंदर हम्म। एक जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स हैं उनको जो फर्क है स्टेट लेवल पे एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ ये होता है कि इस्लामिक स्टेट के अंदर इस्लाम की प्रीचिंग, उसकी प्रोपगेशन, उसको स्टेट हमेशा एनकरेज करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो ये काम कर रही हैं। और नॉन इस्लामिक टीचिंग्स, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, उनको डिस्करेज किया जाएगा। टीचिंग्स को उसकी प्रोपगेशन के लिए डिस्करेज किया जाएगा। ये मैं बहुत यानी आपको शायद ये बहुत ही ऑफेंसिव बात लगे, लेकिन दिस इज हाउ जी, इट कोई इज। बात क्यों? नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। उसकी रीजन ये है, उसकी रीजन जिस तरह मैंने पहले बुनियादी बात की, मैं अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं हूँ सर। मैं यहाँ पे अपोलोजेटिक मुस्लिम बनने के लिए आपके सामने बैठा नहीं हूँ कि मैं मुसलमानों के लिए जहाँ पे कोई मुझे नजर आए कि यार ये शायद अपेरेंटली वीक पॉइंट है हमारा, तो मैं वहाँ पे अपोलोजेटिक अंदाज में आपसे बात करूँ। मैं पूरे असर्टिव अंदाज में आपसे बात करूंगा जिसपे मैं बिलीव करता हूँ, जिस तरह से चीजों पे मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि मैं इस्लामिक सिस्टम को सुपीरियर सिस्टम समझता हूँ, नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स बट ऑल्सो फॉर द नॉन मुस्लिम्स, फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल। इस्लाम तो के अगर अंदर जी, उसके जो फायदे नॉन गिनवाइए। मुस्लिम की प्रीचिंग है उसकी इजाजत क्यों नहीं है? मैं यहाँ से शुरू करूंगा, मुझे आप 3 मिनट देंगे, मैं 4-5 चीजों को एड्रेस कर लूंगा और जी, इन कर चार लें, पांच चीजों के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। कर लें। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मुसलमान के अंदर, चूंकि आप जानते हैं कि मुसलमान सिर्फ एक खुदा को मानते हैं कि वही खुदा है, वही दुनिया का पालने वाला है, बनाने वाला है। मुसलमान क्रिएशनिज्म पे बिलीव करते हैं। मुसलमान सन ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करते। मुसलमान किसी पैदा होने वाले खुदा पे बिलीव नहीं करते, किसी मर जाने वाले खुदा पे बिलीव नहीं करते। इसके बाद आप जिस तरह से अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए कभी ये बात पसंद नहीं करेंगे कि उसके लिए एक ऐसा टीचर लगाएं जो उसको गलत फिजिक्स पढ़ाए, जो आपके बच्चे को गलत केमिस्ट्री पढ़ाए, जो आपके बच्चे को गलत मैथमेटिक्स पढ़ाए, गलत हिस्ट्री पढ़ाए। अगर आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे को उसका टीचर गलत पढ़ा रहा है, गलत फिजिक्स पढ़ा रहा है, गलत अंग्रेजी पढ़ा रहा है,
आप उसको बदल देंगे, आप नाराज होंगे उस उस्ताद को भी, मैं आपको पे कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे देता हूँ और आप मेरे बच्चे को गलत पढ़ा रहे हैं। तो जब एक मुसलमान स्टेट, उसके ऑफिशियल्स ये बात जानते हैं कि फलां रिलीजन गलत हैं, उनकी टीचिंग्स गलत हैं और दुनिया के अंदर असल खुदा एक है, और उस एक खुदा, क्योंकि जो फेथ होता है ना सर, इसका इंसान के एक्शंस पे असर होता है। ये आप कभी इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, ये मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ। इंसान का जी, वो जी। अकबर इलाहाबादी हिंदुस्तान के शायर थे, उन्होंने कहा था कि है अकीदों का असर इखलाक़ इंसान पर ज़रूर, इस जगह क्या चीज़ होगी ये असर जब दब गया। तो ये जो इंसान का फेथ होता है, इसका जो असर है दुनिया में जहाँ भी इस वक़्त ये वॉर चल रही हैं, वो वॉर की जो सारा कुछ है, ज़ुल्म और तबाहकारियाँ, उसके अंदर रिलीजन्स का बहुत बड़ा रोल है इस वक़्त, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ हो गई। ये मैंने इसलिए क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी समझा ताकि आप कहीं उसको मिसअंडरस्टैंड ना करें। नहीं करूँगा। माइनॉरिटीज़ के अंदर उनको अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की, अपने इबादत गाहों में जाने की, अपनी इबादत गाहें कायम करने की मुकम्मल आज़ादी होती है। इसके ऊपर कोई कदगन नहीं होती है। और फ़ोर्सफुली उनको कन्वर्ट करना, इस्लाम के अंदर लेके आना, लालच से कन्वर्ट करना, पैसे दे के, एक्सप्लॉइट करके, किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग करके फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीके से, ये ना सिर्फ़ ये कि मना है, बल्कि इस्लाम के अंदर ये गुनाह है। और गुनाह कबीरा जो बड़े बिग सिन्स होते हैं, ये उनमें से एक स्कॉलर्स ने, इस्लाम ने, कुरान ने इसको डिक्लेयर किया है, बड़े गुनाहों में से। तो वो कोई बंदा ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो जब मुसलमान, तो वो तो नेकी करने की बजाय उल्टा जब गुनाह कमा रहा होगा और खुदा ताला उसको इसके ऊपर सज़ा देंगे कल मुसलमानों के नज़रिए के मुताबिक, तो वो कोई मुसलमान ऐसा क्यों करेगा? मुसलमान गुनाह के काम से तो बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। हिंदू गैर मुस्लिमों की रिप्रेजेंटेशन इस्लाम के अंदर, इस्लामिक स्टेट के अंदर बिल्कुल जिस तरह आज के ज़माने में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इस्लाम इसके एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं है। एक वक़्त था जब बादशाहों का निज़ाम सूटेबल था दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया में चलता ही चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, दुनिया भर के अंदर हर एक इलाकों के अंदर, हर एक ज़मीनों के ऊपर, हर एक इलाकों मुल्कों के अंदर ये बादशाही ही चला करती थी। लेकिन उस दौर के हवाले से भी हम बचपन में कहानियाँ पढ़ा करते थे, फलाँ बादशाह बड़ा आदिल था, बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक दिल था और वो अपनी रियाया का, अपने सब्जेक्ट्स का, अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखा करता था। तो वो अच्छा बादशाह होता था। उसको आज के ज़माने के डिक्टेटरशिप के एंगल से उस प्रिज़्म में हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो ज़माना था जिसके अंदर वो ही ठीक था। ये पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व होते गए, आज नेशन स्टेट्स का दौर है। इस नेशन स्टेट्स के दौर के अंदर हम ये बात जानते हैं कि इसके अंदर इवन एक मुसलमानों की कितनी स्टेट्स हैं और हर एक ने अपनी-अपनी जो इंटरेस्ट हैं उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, ठीक है? इसके आपको अंदर जहाँ 3-4 भी मिनट नॉन हो गए मुस्लिम। हैं। मैं चाहूँगा कि आप सर मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए, मेरा आखिरी पॉइंट है। मैंने 4 पॉइंट एक आपसे क्लियर करने थे, 1 मिनट चारों और पॉइंट ले मैंने, लें। चौथा पॉइंट है मेरा ये, ठीक है ठीक सर? है। जहाँ-जहाँ एक मुसलमान मुल्क के अंदर नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके हकूक, जो लेटेस्ट हमारे पास इस वक़्त सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके अंदर, प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी हो या आप जिसे कह लें कि अगर प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी किसी भी कौम को सूट नहीं करती, कि उनका जो जिस तरह से इतनी डिस्पर्स्ड है किसी की पॉपुलेशन, कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट नहीं हो सकते ओपनली, अगर ओपनली कॉन्टेस्ट करें तो फिर उनको अगर ये तय कर लिया जाए कि भई आप चूँकि इतने डिस्पर्स्ड हैं इस मुल्क के अंदर कि किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन के अंदर आपकी आबादी 3% से 4% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क में भी आपकी आबादी 4-5% है, 10% है, तो उसके लिए एक कोटा सिस्टम फिर मुतारिफ करवाया जा सकता है, ताकि कहीं तो पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो आपकी जो मजलिस शूरा है, उनकी उनकी नुमाइंदगी हो। तो इस तरीके के निज़ाम के ना इस्लाम खिलाफ है, ना कोई मुसलमान खिलाफ हो सकता है, ना इंसान की अकल इस बात को अपोज़ कर सकती है। जी सर। मैं आपसे एक इस्लामिक स्टेट के अंदर गैर मुसलमानों के क्या हुकूक हैं, उस हवाले से पूछ रहा हूँ। 5-7 फ़ायदे गिनवाइए। मैं गैर मुस्लिम हूँ, आना चाहता हूँ, मुझे कायल कीजिए। सर मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे थोड़ा-सा वज़ाहत से अगर बयान कर मैं दीजिएगा। एक इस्लामिक स्टेट के अंदर आना चाहूँ, तो आप बतौर एक मुसलमान मुझे 5-6 फ़ायदे गिनवाइए, जिन्हें मैं सुनकर ये कह सकूँ। अभी तक तो जितनी मैंने आपकी बातें सुनी हैं, उसके हिसाब से आपने कहा है कि जी मुसलमानों का ही, क्योंकि सच्चा दीन वही है और जो आप उसी टीचर को रखेंगे जो कि सही फ़िज़िक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, तो हम तो उसी को ही प्रोपेगेट करेंगे।
तो मेरा दीन तो आपके बकौल सच्चा नहीं है। तो पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे 5-6 फ़ायदे गिनवाइए गैर मुस्लिम के लिए कि वो आपके इस्लामिक स्टेट में आना चाहे तो क्यों आए वो? क्या कौन-सी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको अट्रैक्ट करेंगी? लोग हज़रत उमर की मिसाल देते हैं कि भाई बड़ा सुनहरा दौर था उनका, बड़ा उन्होंने जो है हुकूक दिए गैर मुसलमानों को, यहूदियों को, क्रिश्चियंस को। तो मुझे भी बताएँ मैं ऐसे क्या हज़रत उमर के मॉडल पे मैं ऐसा क्या मुझे आप देंगे जिसमें मैं आपके वहाँ पे आके रहना चाहूँ? सर इसमें एक तो सबसे पहले मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि इस वक़्त दुनिया के अंदर कोई मुल्क भी इस्लामिक सिस्टम के नक्शे के ऊपर मौजूद नहीं है। वो ठीक है, आपके बकौल जो आइडियल स्टेट होगी, मैं उसके उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, सर चाहे वो उसके एग्ज़िस्ट ना हिसाब से करती हो, फिर भी आप मुझे आपने कहा कि सच्चा सच्चा दीन यही है और इसी के हिसाब से अगर इस्लामिक नेशनलिज़्म जो है आप उसको अच्छा मानते हैं, तो मुझे फ़ायदे गिनवाइए बस उसके। सर वो उसके एग्ज़िस्ट नहीं फ़ायदे करती कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो बनेगा ना। जी सर। बताइए जी। सर सर उसमें देखिए एक एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर के मुताबिक जहाँ पे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है, जहाँ पे हिंदूज़ की मेजॉरिटी है या किसी ऐसे इलाके के अंदर उस कौमियत के, उस मज़हब के बंदे का किसी मुसलमान मुल्क के अंदर वो आप मेरा ख़्याल है कि यूरोप में या आपकी रिहाइश गालिबन किस मुल्क के अंदर है? न्यूज़ीलैंड के अंदर है फिलहाल तो। न्यूज़ीलैंड के अंदर है। यानी आप तो हिंदुस्तान के अंदर ख़ैर नहीं रहते। हुँ, इंसान की सर एक नेचर है कि वो अपने कलर के लोगों के साथ रहना चाहता है, अपने मज़हब के लोगों के साथ रहने की टेंडेंसी रखता है, अपनी ज़ुबान के लोगों के साथ इवन आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो ये टेंडेंसी आपको ज़्यादा नज़र आती है कि हम एक-दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, ठीक है? मुसलमान स्टेट अगर कहीं पे हो, जिस तरह की मुस्लिम स्टेट्स होती हैं, जिस तरह से खिलाफत राशिदा के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपने एग्ज़ाम्पल दी। अगर इस तरह की स्टेट्स हों, अगर जिस तरह के प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का टाइम था, वो उस वक़्त स्टेट उस तरह से बहुत ही यानी जिस तरह से एक सिस्टमैटिक स्टेट है, वो तो वजूद में नहीं आई थी, लेकिन उसकी बुनियाद रख दी गई थी। और बुनियाद रखना ही असल मकसद था, जिसको बाद में इवॉल्व हुई और बाद में वो बहुत कामयाब भी हुआ सिस्टम और उसके अंदर सर जो आप कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या होगा आपको? सर, उसके अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिलेगा। मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिलेगा। जब मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिलेगा आपको, तो इस्लाम के जब आप ये माइग्रेशन करके आएँगे मुसलमान मुल्क के अंदर, तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ आपकी दूर हो जाएँगी और हो सकता है कि किसी दिन आप मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा भी बन जाएँ। तो इससे बड़ी सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे ज़ाती ख़्याल के अंदर किसी इंसान के लिए और कोई हो नहीं सकता कि वो ही ही बिकम्स पार्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुसलमान क्योंकि हो जाए। हुँ। मुसलमान हो जाए। ऑफ़ कोर्स ये एक और ये कन्वर्जन्स होती हैं दुनिया में, मुसलमान से क्रिश्चियन और क्रिश्चियन से मुसलमान, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, ये होती हैं। तो तो मेरे इसमें लिए सबसे ज़ाहिर-सी बड़ा बात है फ़ायदा मैं ये उसके होगा हवाले से कि एक बात दिन मैं आके मुसलमान हो जाऊँ। अच्छा इसके आगे सबसे बताइए। बड़ा एडवांटेज सबसे बड़ा बहुत एडवांटेज। हुँ, हुँ। दूसरी बात और इसके पीछे मेरा वही बात है कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलिजन, ठीक है? पॉइंट टेकन। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपको जो मैं पहले 4 पॉइंट बयान कर चुका हूँ कि उस सिस्टम के अंदर आपको आपके पूरे राइट्स मिलेंगे। आपके ऊपर कोई कदगन नहीं होगी किसी किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने के हवाले से। वो वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हों, वो पॉलिटिक्स में आपकी रिप्रेज़ेंटेशन हो, वो आपकी किसी भी किस्म की आपको पता है कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके दौर के अंदर वो ट्राइबल सिस्टम था। वो ट्राइबल सिस्टम के अंदर यानी मुख़्तलिफ़ इवन के यानी जिस तरह के ट्राइब्स के मुख़्तलिफ़ नज़रियात होते हैं और अपने-अपने मफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ ट्राइब भी करते हैं। इसी तरह से मुख़्तलिफ़ नॉन मुस्लिम के साथ एग्रीमेंट्स और एक मिला के हुकूमत भी चलाई प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने। ज्यूज़ के साथ मिलके प्रॉफ़ेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने मदीना के अंदर हुकूमत चलाई थी। आपको पता है ज्यूज़ के साथ एग्रीमेंट कर लिया जी, था जी। एक। मैं वो ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आप फ़ायदे गिनवा दें जल्दी-जल्दी बहुत देर हो गई है सर ऑलरेडी। फ़ायदा ये है कि आपको हर किस्म के हकूक मिलेंगे वहाँ पे। आप कौन से हकूक की बात करेंगे जो हाँ, अगर आप ये बात करेंगे जिस तरह एक बिल्कुल टच किया था हमने लास्ट टाइम एक जो मेरी आपसे कॉल हुई थी उसके अंदर कि इस्लाम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करता है, लेकिन इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं, वो सबसे पहले होंगी। वो सबसे पहले होने का मतलब क्या है? कि होमोसेक्सुअलिटी को डेमोक्रेटिकली ओके नहीं किया जा सकता, किसी भी हुँ, सूरत हुँ। में।
न्यूडिटी को ओके नहीं किया जा सकता डेमोक्रेटिक तरीके से, किसी भी तरीके से। इस्लाम जहाँ पे ये ओके है, इस्लाम उसको कंडेम नहीं करेगा। वो ओके है तो ओके है, हम कुछ कर नहीं सकते ना, वी ठीक कांट है, डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन लेकिन इस्लामिक स्टेट हम में उसको इजाजत ओके नहीं नहीं कर होगी। सकते, और कम से कम हम उसको ऑन नहीं कर सकते। आप अगर हमारे ऊपर फोर्सफुली नहीं, मैं नंगा नहीं घूमना उसको चाहता वहां पे भी, मैं वैसे भी कपड़े पहन के घूमूंगा। आगे चलें। जी, तो मतलब ये अगर कोई इस तरह से नॉन मुस्लिम कहे कि मुझे ये फ्रीडम्स चाहिए, नहीं, मुझे दिस नहीं वेरी, चाहिए। मैं मुझे तो मुझे ना ही तो मुझे नंगा घूमना है, मुझे और फायदे गिनवाइए चले इसके अलावा। सर आपको आपको कौन-सा फ़ायदा चाहिए जो आपको नहीं मिलेगा? आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो आपको एक समरी बता चुका हूँ उसकी ना, खुलासा कर अच्छा, चुका हूँ उसका फ़ायदे, चलें जो ऐसा इस्लामिक करते सिस्टम हैं। के अंदर माइनॉरिटीज़ को मिलते हैं, मैं उसका खुलासा कर चुका हूँ आपके सामने। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, हज़रत उमर के दौर की ही कुछ बातें कर लेते हैं, जिस पर आपने टच बेस किया और बहुत सारे मुस्लिम्स उस दौर के हवाले देते रहते हैं। जिसे देखो पाकिस्तान के अंदर हज़रत उमर ने ये किया जी, अबू बकर का दौर ये था, ये वो। तो हज़रत उमर की कुछ बातें मैं बता देता हूँ उस दौर की जो थी, वो ये है कि जी कोई भी गैर मुस्लिम जो है, वो अपने घर के ऊपर एक ख़ास किस्म का झंडा लगाएगा, जिससे कि पता लगे कि ये घर नॉन मुस्लिम का है। नॉन मुस्लिम एक मुसलमान की तरह कपड़े नहीं पहनेगा, ना ही वो मुसलमान की तरह पगड़ी बांधेगा और ना ही उसकी तरह दाढ़ी रख सकता है। उसका लिबास और उसका हुलिया जो है वो मुसलमान से बेहद अलग होना चाहिए और एक खास रंग के कपड़े होने चाहिए जो कि उनको देखते ही कोई दूर से पहचान ले कि भाई ये जो शख्स है ये मुस्लिम नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि और क्या-क्या होंगी उसमें चीज़ें। उसमें ये है कि नॉन मुस्लिम अपने घर के ऊपर किसी भी एक प्राइवेटली, अब ये है कि वो अ, मतलब कि एक घर की चारदीवारी के अंदर बैठकर तो वो अपनी इबादत कर सकता है, पूजा कर सकता है या इबादत जो भी है, लेकिन वो किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर जाके अपनी वर्शिप नहीं कर सकता। और उसके घर से उसकी जो इबादत की आवाज़ है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, किसी मुसलमान के कान में नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम इंसान सामने से मिल जाए, रास्ते से जो है गुज़रता हुआ, तो मुसलमान नॉन मुस्लिम को चाहिए कि वो उसके एहतराम में सर झुका के और खड़ा हो जाए। किसी भी मुसलमान को वो ना तो नौकर रख सकता है, ना ही किसी एम्प्लॉयी के तौर पे रख सकता है। किसी भी मुसलमान से वो किसी भी कोई ख़ास किस्म की कोई भी सर्विसेज़ नहीं ले सकता है। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है आने में, मैं क्यों आऊँगा? अच्छा, सर आपने चूँकि कोई 10-15 एरियाज़ को गिनवा दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि पैक्ट ऑफ ये उमर है, द पैक्ट ऑफ उमर आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगा इस हवाले से, मैंने आप नहीं पढ़ा। वाक़ई में नहीं पढ़ा आपने द पैक्ट ऑफ नहीं, उमर? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने आप पढ़ा ऐसा होता तो मैं करें, ज़रूर उसके ऊपर। आप तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर मैं आपको पूछूँ कि हज़रत उमर के दौर की थी, ज़ाहिर-सी बात है प्रॉफ़ेट मोहम्मद के ऊपर कोई बात करे, वो तो ब्लास्फेमी हो जाएगी। लेकिन ये तो एक हम एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं कर सर, रहे हैं। इंटेलेक्चुअल आई डिबेट करें आप इंटेलेक्चुअल डिबेट करें तो कोई ब्लास्फेमी नहीं होगी। अगर आप मॉक करेंगे तो ब्लास्फेमी होगी। मैं मॉक नहीं कर रहा, मैं पूरे एहतराम में सर झुका के बात कर रहा हूँ, ब्लास्फेमी नहीं करना चाहता सर भाई, ज़िंदा रहना चाहता आप हूँ। क्रिटिसिज़्म आप कुरान पाक के किसी हुक्म के ऊपर भी मैं करेंगे तो कुरान उसका पाक तक नहीं इंटेलेक्चुअल जाऊँगा, मेरी जवाब इतनी किसी कहाँ ज़रूरत है। मेरे जैसे कम इल्म मुसलमान के पास होगा तो मैं भी देने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा तो मैं माज़रत कर लूँगा। क्योंकि फिर मैं कोई मुसलमान स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखता। मैंने अपने नुक्ता नज़र के हवाले से आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ और जी, जितना जी। मैं इल्म रखता हूँ उसके मुताबिक। मैं इसके अलावा भी आपको ना बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ मैं कि लेकिन आपने जो ये पैक्ट ऑफ हज़रत उमर के हवाले से ये बात मुझे भी की, कुछ मैं इसके सेकंड दे ऊपर दें। अपना थोड़ा-सा रिस्पॉन्स ज़रूर देना चाहूँगा। मैं मुझे भी इसको अपनी बात पे कुछ सेकंड दे दें। अपनी मैं अगर चाहूँ तो हज़रत उमर के दौर की द उमर पैक्ट जो है, जो कि आपकी हदीसों में कोटेड है, वहीं से ही मैंने लिया है। तो अगर मैं इसको पढ़ के और आपको सारी चीज़ें बताऊँ, तो शायद जो है वो ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं पे एक बराबरी का अंसर तो नहीं है। मैंने कितनी सारी आपको चीज़ें गिनाई हैं, इसके बाद में अगर यही सलूक आज मुसलमानों के साथ हो कहीं पे तो आप कहेंगे कि जी वो बहुत गलत है। आपने ये कहा कि गैर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव तो ये होगा कि वो मुसलमान हो जाएँ, एक मुस्लिम स्टेट के अंदर। ये कितनी अच्छी बात है। आपके नज़दीक बहुत अच्छी बात है, मुझे तो डर लगेगा, मैं क्यों होना चाहूँगा मुसलमान? आपने ऐतराज़ जताया कि वो आरएसएस, बीजेपी वाले घर वापसी की बात करते हैं। सच्चा है, झूठा है, उनके नज़दीक भी उनका एक दीन है। आपने ये तो कह दिया कि मैं मुस्लिम अपोलोजेटिक नहीं हूँ।
तो मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, जो मेरी सोच है, जो मेरा दीन मुझे कहता है, मैं वही कहूंगा। मैंने तो कंडेम कर दिया हिंदू नेशनलिज्म को, लेकिन आपने इस्लामिक नेशनलिज्म को कंडेम नहीं किया, क्योंकि आप एक अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं हैं। तो अगर बात हमें मजहब के एंगल से ही सोच के, तो फिर मैं ये कह दूं, जैसा है अच्छा बुरा जो भी है, मुझे भी मेरा जो मजहब है वो बहुत सबसे अच्छा लगता है, और इसलिए मैं भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करूंगा। मैं भी हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट करता हूं। वो आपको मंजूर नहीं है। आपको जब मजहब की बुनियाद पे, आप इस्लामिक नेशनलिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती। अगर कोई आरएसएस बीजेपी वाला हिंदू राष्ट्र की बात कर दे, तो उसको आप गलत समझते हैं। इसके ऊपर हम आएंगे, मगर पहले इस बात को सेटल कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने जो चीजें बताई हैं हजरत उमर के दौर की, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के की कैपिटल इस्लामाबाद में नौकरी कर रहे हैं, आप तो मुसलमान हैं, आपको तो द उमर पैक्ट पढ़ना चाहिए था। उसके बाद आप उनकी जो है तारीफ के पुल बांधते। जी सर मैं जरूर पढ़ूंगा उमर पैक्ट, आपने मेरी तवज्जो दिलाई है, मैं जरूर पढ़ूंगा। एक्चुअली हिस्ट्री के लेकिन जो अंदर मैंने बताई हैं बातें, सर अगर मैं वो इनको अगर सर वही लिखी हो उमर पैक्ट में, तो क्या आप उसको कैसे देखेंगे, ये सवाल है। सर मैं उसको यूनिवर्सली तो एंडोर्स कभी भी नहीं करूंगा, और ना ये ऐसे मौजूद होंगी। मैंने नहीं पढ़ा, मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए सर, मैं आपको मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, मैं ये क्यों कह रहा हूं पूरे वसूख के साथ, आल्दो मैंने ये नहीं पढ़ा द पैक्ट ऑफ उमर या उमर पैक्ट। सर मदीना के अंदर जो सीट थी, जो कैपिटल था मुसलमानों का, वहां पे नॉन मुस्लिम थे। मुसलमान नॉन मुस्लिम्स के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, एक भी, जो आप मुझे बयान कर रहे हैं। मैंने एक भी ऐसी मैंने पाबंदी नहीं थी। सर ऐसा है कि सर जब आपने सर, सर सुन जब लीजिए आप मेरी बात को, मुझे सर जी जी मैंने जी, मैं मुझे मेरी सवाल बात को मेरा सुनिए। ये है, सवाल मेरा ये है कि आप जिस आइडियल मुआशरे की बात कर रहे हैं, लोग जिस 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 खिलाफत के दौर की तारीफों के पुल बांधते हैं, उसमें आपने मुझे कोई बराबरी का सर हक नहीं दिया सर है आपने मुझे। मैं सर अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर वो उमर पैक्ट में मौजूद हैं, तो आप उनको कैसे देखेंगे? सवाल ये है सर, प्लीज सर लेट्स, हम गोल गोल जलेबी ना घुमाएं, सीधा सवाल नहीं करें, सीधा सर, मैं जवाब दें। बात को बिल्कुल भी नहीं घुमा रहा, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। मैंने आपको कहा, अगर उमर पैक्ट के अंदर ये चीजें जो आपने मुझे बयान की हैं, हम्म। ये थ्रू आउट ऐसे ही हों। थ्रू आउट में मैं इन चीजों में थ्रू नहीं आउट का पढ़ता थ्रू कि आउट का मेरा मीनिंग देखें है, देखें थ्रू देखें, आउट का मेरा मैं मीनिंग इस है, चीज में थ्रू नहीं आउट का पढ़ता। मेरा सर मीनिंग ये है। सर आप सुन अगर लीजिए ना। सुनेंगे तो मैं आपको अभी के अभी, वो तो बात है सिक्स, वो तो 7th सेंचुरी की बात है, 7th सेंचुरी की ऑलमोस्ट मिड की बात ये कह लें, उसके भी थोड़ा हल्का सा पहले, 20 कोई ऑलमोस्ट 15-16 साल पहले। तो बात ये है साहब कि आज भी डॉक्टर इसरार को या किसी भी इस्लामिक स्कॉलर को आप देखेंगे, तो वो यही बातें बताएंगे कि एक नॉन मुस्लिम के इस्लामिक स्टेट में क्या हुकूक हैं। आपने कहा कि उनको जिम्मी बन के रहना पड़ेगा, उनको जजिया देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी। सर सर जिम्मी बन के रहना पड़ेगा, आप इसको नेगेटिव देखें ना, आपने लफ्ज यूज किया जिम्मी बन के रहना पड़ेगा। सर जिम्मी का मानी मैंने आपको समझाया कि ऐसा आदमी कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर होगी, उसकी प्रोटेक्शन की, उसकी जान की प्रोटेक्शन, माल की, उसकी आबरू की, उसकी इज्जत की। ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए ऐसे ही, इसमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए। जिजिया जिजिया के हवाले से सर, एक्चुअल जो सूरत हाल है सर, वो ये है कि मुसलमान एक टैक्स देता है गवर्नमेंट को, जिसका नाम है ज़कात। जो ज़कात की सूरत में 2.5% वो टैक्स देता है। इससे ज्यादा वो जो भी सदका करेगा, वो स्टेट को दे या वो खुद अपनी ज़कात हमेशा स्टेट को दी जाती है, क्योंकि इस वक्त मुसलमान मुल्कों के अंदर उस तरह का सिस्टम मौजूद नहीं है, खासतौर पे इवन पाकिस्तान के अंदर, तो लोग ज़कात अपने हमसाए को दे देते हैं। इस्लाम के अंदर ज़कात सिर्फ स्टेट को दी जा सकती है, और ज़कात की कलेक्शन का इख्तियार सिर्फ स्टेट को है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और इंडिविजुअल को, किसी और पार्टी को, किसी और ग्रुप को है ही नहीं। तो मैं जो आपके नॉन मुस्लिम सामने है, मैं उसके आपके ऊपर सामने उसके जो काउंटर पार्ट है उस टैक्स का, देखें यानी उसी देखें के इक्विवेलेंट टैक्स है एक तरह से, वो जिजिया के तौर पे मौजूद है। ठीक और है। वो ही देगा जो कि दे सकता है टैक्स। मैं बूढ़ों के ऊपर जिजिया नहीं है, बूढ़ों के ऊपर जिजिया नहीं है इस्लाम के अंदर सर। ये सर जवान लोगों के ऊपर है जो कमाते हैं।
जिनकी सर इनकम सवाल होती ये है, है कि जो इनकम जनरेट आज करते हैं। हम फिलहाल द उमर पैक्ट को देख आप उमर लेते हैं। पैक्ट के ऊपर मुझे थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड करने का अगर मौका दे दें, तो मैं आपको उसके ऊपर आप पहले उसको देख लें, उसको बाद में पहले पढ़ लें, उससे फिर रिस्पॉन्ड सर भी कर मैं दीजिएगा। सर मैं उसको थोड़ा-सा ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, मैं मैं ज़रूर आप पढ़ूँगा आप उसको। पहले कोई सर रिस्पॉन्ड तो तब करेंगे ना जब आपने पढ़ा हो। मैं आपके सामने खोल सर देता हूँ, आप पढ़ लें एक एक सर मैं दफा। आपको हम सर पॉज ले पढ़े लेते हैं। सर हम जी, जी। पॉज ले लेते हैं, आप उसको पढ़ लें। मैं इसको इस दौरान में मैंने इसको जो आपने मुझे मौका दिया, इस दौरान में मैंने आपकी स्क्रीन को भी थोड़ा-सा पढ़ा, एक बर्ड्स आई व्यू लिया उसका, और मैंने थोड़ा-सा एक और पेज के ऊपर भी मैं गया, वहाँ से मैंने एक पैराग्राफ को पढ़ने का मुझे मौका मिल गया। तो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। अब मेरा ख़्याल है मैं थोड़ा-सा शायद इसके ऊपर जान गया हूँ। आपने अगर गौर किया, मैं आपको इसका रेफ़रेंस भी भेज दूँगा ज़रूर, अभी भेज दूँगा या बाद में प्रोग्राम के भेज दूँगा। आप देखिए, ये पैक्ट था जो करंट डे इराक, जेरूसलम, और ये जो इस तरह के सीरिया है जो करंट डे का, जो शाम का इलाका है, ठीक है? ये सिर्फ़ यहाँ के नॉन मुस्लिम्स के लिए महदूद था। सिर्फ़ यहाँ के नॉन मुस्लिम्स के लिए। सर सुन लीजिएगा वो मेरी बात। मेरी सवाल बात ये सुन है लीजिए। कि वो कहीं के भी नॉन मुस्लिम्स हों, सवाल सर ये सुन है कि लीजिए। गैर मुस्लिम्स को हुकूक क्या दिए गए थे? सर सुन लीजिएगा ना, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मदीने के अंदर, मैंने आपको स्टार्ट में ये बात, अभी इस बात के जवाब में कहा था कि मदीने में जो नॉन मुस्लिम रहते थे उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदियां नहीं थी जो आपने 15 पाबंदियां 10 12 14 बयान की, इनमें से कोई एक पाबंदी भी उनके ऊपर नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि कुछ चीजों को मैं इस्लामिक अपराइट ही इनकार स्कॉलर्स कर सकता हूँ। इस्लामिक अच्छा, स्कॉलर्स जो हैं फर्स्ट सर, ऑफ ऑल ऐसा है कि सेकेंडली सर ये है, सेकेंडली सर इस्लामिक ये है स्कॉलर्स कि जो जहां से हजरत उमर के पैक्ट को कोट करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो ये प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं, ये कुरान और सुन्ना में से डिराइव किए हैं। द पैक्ट ऑफ उमर है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, अब which जहां is तक questioned by the researchers as well, which हदीसों whose को भी क्वेश्चन authenticity किया and गया its है। attribution towards Umar is also सर questioned, हदीसों को भी मोहम्मद बिन and सलमान, that मैं is सर specific बात तो for मुकम्मल कर certain दूं अपनी, प्लीज regions यूं ना करें। which were आमिर भाई, conquered आमिर भाई at the हमारे पास, time of Umar आप 10 रज़ी घंटे अल्लाह ले ताला। लीजिएगा, आप 10 घंटे ले लीजिएगा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में लोग तो सवाल हदीसों पर भी उठाते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो हदीसें हैं वो भी बहुत पुरा वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के जाने के बहुत सालों बाद लिखी गई हैं, इसलिए ये हम इसको कोई सही सोर्स नहीं मान सकते। आप ज्यादातर पाकिस्तान के जो मुस्लिम्स हैं या कहीं के भी, वो हदीसों में को मानते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि लेकिन सर मानता है तफरीक हदीसों। करते हैं वीक हदीस और स्ट्रॉन्ग हदीस, ऑथेंटिक हदीस, फैब्रिकेटेड हदीस, इसकी सही तफरीक की बुखारी को जाती है। आप क्या कहेंगे? ऑथेंटिक है? बिल्कुल ऑथेंटिक है सर, बिल्कुल उसमें अगर ऑथेंटिक कोई है। चीज मेंशन्ड हो तो वो ठीक है? बिल्कुल सर ऑथेंटिक होगी वो।